बच्चों कल की क्लास में हमने 4 आर्टिकल देखे थे। आर्टिकल नंबर फर्स्ट एटम एंड मॉलिक्यूल्स, आर्टिकल नंबर सेकंड केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन, आर्टिकल नंबर थर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर और आर्टिकल नंबर फोर्थ पीरियोडिक टेबल। मैंने पीरियोडिक टेबल आपको कैसे याद रखना है ये बता दिया। अब उसी के आगे का कुछ कंटिन्यूशन वाला पार्ट है बेसिक केमिस्ट्री का, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एटम को ZXA के टर्म में रिप्रेजेंट हम करते हैं। ZXA बोलने का मतलब क्या है, यहाँ जो Z है इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर ध्यान रखना, आपको फिर मिसकंसेप्ट बताया होगा किसी ने कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। इसका मतलब Z एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये जो A है ध्यान रखना, ये एटॉमिक मास नहीं है। आपको फिर से बताया हो गया होगा कि यहाँ पे जो ये A है ये एटॉमिक मास है, लेकिन ध्यान रखना ये एटॉमिक मास नहीं, ये है मास नंबर। मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या फ़र्क है मैं अभी बताऊंगा। और मास नंबर इसी का दूसरा नाम है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी इसे कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, अभी मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं? 1। अब कितने हो गए? 2। अब कितने हो गए? 3 मार्कर्स। क्या कभी ऐसा हो सकता है मेरे पास 2.8 मार्कर्स हो या 3/7 मार्कर्स हो? नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि नंबर्स हमेशा क्या रहेगा? काउंटिंग हमेशा कंप्लीट होती है। अब अगर मैं बात करूं मास की, हो सकता है इसका वेट 10.2 ग्राम हो सकता है इसका वेट 10.8 ग्राम हो। मतलब कि मास या वेट की बात करूं तो वो फ्रैक्शनल हो सकता है, जबकि अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये कंप्लीट नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मास नंबर, ये एक नंबर है, ये हमेशा कंप्लीट रहेगा। जबकि अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास की तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू भी पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, लेकिन उसका मास नंबर 34 या 35 होता है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मास नंबर जो है ये फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। इसकी का दूसरा नाम है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि हमारे यही दोनों न्यूक्लियॉन थे, है कि नहीं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस में मिलते हैं, इसीलिए हमने इनको क्या बोला था? न्यूक्लियॉन्स बोला था। इसका मतलब मास नंबर A इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू हो जाएगा A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही बोला जाता है Z। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मुझे निकालने को आए तो कैलकुलेशन में मैं क्या करूँगा? मास नंबर में Z माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, और Z इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, ये जल्दी से आप नोट करेंगे। उसके बाद हम एक टेबल प्रिपेयर करने वाले हैं जिससे कुछ कंसेप्ट आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों ये टेबल है आपके पास, यहाँ पे मैंने कुछ एटम्स लिख रखे हैं। यहाँ पे आपको उनका एटॉमिक नंबर बताना है, यहाँ पे उसका मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको यहाँ पे बताने हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने बताया, ये देखिए हाइड्रोजन एटम है, इसके लिए Z कितना होगा? रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था ZXA। क्या देखा था? ZXA। तो Z इक्वल्स टू होता है ये 1, ठीक, और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। A यहाँ ऊपर लिखा हुआ है देखिए 1 है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हमने फॉर्मूला मिला था A माइनस Z। अगर A में से Z माइनस कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो 1 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि यह हाइड्रोजन एटम है, और इस हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन क्या होगा बच्चों? एब्सेंट होगा। हाइड्रोजन एटम है, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो अभी आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। देखिए बच्चों मैंने सोल्यूशन लिख दिया है। पहले वाले जो 3 एटम्स आपको दिख रहे हैं, ये तीनों हाइड्रोजन, देखिए इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर इनका सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है। इनको बोला जाता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इन्हें कहा जाता है। इनमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। ये पहले वाले हाइड्रोजन को कहते हैं प्रोटियम, और ये है बेटा
ड्यूट्रियम, और नीचे वाले को बोला जाता है थर्ड वाले को ट्रिटियम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो 2 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, तो इनको बोला जाता है आइसोबार्स। क्या कहा जाता है? आइसोबार्स कहा जाता है। ऊपर वाला आइसोटोप्स और ये हो गया आइसोबार्स। ठीक है, वैसे ये यूरेनियम वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, ये जेड एक्स ए रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन वाई, ए हो जाएगा एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के बराबर होते हैं, यानी कि ये एक्स अपॉन वाई होगा। न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन ये होता है बेटा a माइनस जेड, ए है x माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, जेड की वैल्यू ये हो जाएगी और ये a की वैल्यू है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x माइनस 2x अपॉन वाई, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा y एक्स वाई माइनस 2x, यानी कि बोलने का मतलब x अपॉन वाई कॉमन, y माइनस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा x अपॉन वाई, y माइनस 2। ये सोल्यूशन है। ठीक, तो इसके बाद आगे इसके हम लोग नई चीज़ देखने जा रहे हैं। ये तो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल आपको बताया जाता है E माइनस, प्रोटॉन का सिंबल बताया जाता है P प्लस, न्यूट्रॉन का सिंबल बताया जाता है N0। लेकिन मेरे स्टूडेंट हो, हम कुछ अलग करेंगे, हम लिखेंगे माइनस E0 प्लस P1 और 0N1। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो बेटा हमने लिखा था ZXA, Z होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मान के चलिए ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर सिर्फ 1 प्रोटॉन है, तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज ये कितने के बराबर होगा? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 प्रोटॉन के बराबर चार्ज, यानी कि 1e के बराबर होगा। ठीक, अगर मान के चलिए इसमें 2 प्रोटॉन है तो ये 2e के बराबर इस न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा। 12 प्रोटॉन है तो 12e के बराबर इसका चार्ज हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, मान के चलिए 100 प्रोटॉन है तो 100e के बराबर चार्ज हो जाएगा। कुछ प्रोटॉन है तो कुछ e के बराबर इसका चार्ज हो जाएगा। चीज प्रोटॉन है तो चीज e के बराबर इसका चार्ज हो जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने रहेंगे, न्यूक्लियस का चार्ज उतना ही उसके प्रोपोर्शन में रहेगा, यानी कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही बोला जाता है Z। इसीलिए एटॉमिक नंबर का एक और नाम है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब ये साफ साफ देखने से लग रहा है ZXA में जो ये Z है इसको यहाँ पे मतलब चार्ज लिखा जा रहा है और A में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन लिखा जा रहा है। अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई, यानी कि माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो प्रोपोर्शनल में जब मैं लिखूंगा तो ये -1 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है इसलिए यहाँ पे 0। चलिए प्रोटॉन की बात करूँ, प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा +E, तो +E अगर रहेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा +1 और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 क्यों हुआ? रीज़न ये है क्योंकि प्रोटॉन क्या है? न्यूक्लियॉन है। प्रोटॉन खुद में एक न्यूक्लियॉन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो चार्ज होता है 0, तो 0 और n पे आ जाएगा 1। बात समझ रहे हैं आप? तो ये सिंबल हम लोग भी यूज़ करते हैं। आप जब न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोल रहेगा। ठीक, तो अब ये तो हमारी बात हो गई एटम के रिप्रेजेंटेशन की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैजिक नंबर्स। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पीरियोडिक टेबल देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो चलिए उसी दिशा में हम बढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं मैजिक नंबर्स। तो बच्चों ये मैजिक नंबर्स मैंने लिख दिया है, अभी मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा आपको। सबसे पहले थोड़ा ध्यान देंगे। फर्स्ट ए ग्रुप के लिए मैजिक नंबर हो जाएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये फर्स्ट ए ग्रुप जो है हमारा है लीना की रब से फरियाद, उस ग्रुप के लिए मैजिक नंबर है। फिर हमारा सेकेंड ए ग्रुप आता है बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला, तो उसके लिए मैजिक नंबर 2 को छोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, 8, 18, 18, 32। ठीक, ये इस ग्रुप के लिए मैजिक नंबर हमारा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनर्ट गैस की बात करूँ तो इनर्ट गैस के लिए मैजिक नंबर हो जाएगा 8, 8, 18, 18, 32, 32। 8 को छोड़ देंगे तो ये बचा खुचा पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर हो जाएगा 8, 18, 18, 32, 32। ठीक, 2 और छोड़ देंगे तो ये डी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर है 18, 32, 32। अब इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी एटम के लिए एटॉमिक नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए जैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको है ली ना की रब से फरियाद,
इस ग्रुप के लिए मुझे चाहिए क्या बच्चों, इनका एटॉमिक नंबर। तो वो कैसे निकाला जाता है, तो मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, 1 और 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 और 18 37, 37 और 18 55, 55 और 32 87। देखिए फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर चेक कर लीजिए 87 है, सीजियम का 55 है, रुबिडियम का 37, पोटेशियम का 19, सोडियम 11, लिथियम 3 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1। ठीक, तो ऐसे इनकी हेल्प से हमको क्या करना है, एटॉमिक नंबर निकालना है। फॉर एग्जांपल डी ब्लॉक का कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मरकरी का आपको चाहिए, तो मरकरी के लिए आपको ग्रुप पता होना चाहिए, जैसे जीनी, कैनेडियन होगा। ठीक, तो ये डी ब्लॉक में आता है, मैजिक नंबर इनका हो जाएगा 18, 32, 32 नीचे 32 होता है। तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, 30 और 18 हो जाएगा 48, 48 और 32 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 80। कितना हो जाएगा, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 हो जाएगा। इनकी हेल्प से हम ऐसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए आयोडीन का, तो फिर कल बाहर आई, तो ये आता है पी ब्लॉक में, इसके लिए मैजिक नंबर हो जाएगा 8, 18, 18। ठीक, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 9 और 8 17, 17 और 18 35, 35 और 18 53। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 53। आप मैजिक नंबर्स की हेल्प से बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। अरे भाई अब तो पीरियोडिक टेबल देखने की ज़रूरत हमारी ख़त्म हो गई, हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तक इन मैजिक नंबर्स की हेल्प तक पहुंच सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर मान के चलिए एग्जाम में कोई लेंथेनॉइड एलिमेंट है या कोई एक्टेनॉइड एलिमेंट है, ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर निकालने के लिए ध्यान रखेंगे 58 से 71 यानी कि 58 to 71 और 90 to 103, ये जो एटॉमिक नंबर होते हैं ये लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के होते हैं। अगर इस ग्रुप का कोई एलिमेंट आ रहा है तो आपको यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करके वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा मैजिक नंबर। तो बच्चों ये मैंने एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। शेल, सब शेल और ऑर्बिटल कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, एस शेल फील्ड बाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। p ऑर्बिटल फील्ड बाई मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल फील्ड बाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स और f सब शेल फील्ड बाई 10 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात, बच्चों के लिए शेल, सब शेल, ऑर्बिटल सब मिक्स है बिल्कुल, वो इनमें क्या करते हैं बेटा, डिफरेंस नहीं जान पाते, तो इसी कंसेप्ट को मैं सुधारने जा रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, एस शेल फील्ड बाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ज़्यादातर बच्चों का आंसर वो होगा बेटा ट्रू। सारे बच्चे लगभग ऑलमोस्ट उनका आंसर अब तक जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तो उनका आंसर 2 ही जाता है, जबकि ये किया तो गलत किया, आंसर जाएगा बच्चों फॉल्स। ठीक है, चलो p ऑर्बिटल फील्ड बाई मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है p देखा और आंसर 6 दे देते हैं, उनका आंसर जाता है बेटा ट्रू, लेकिन ये किया तो गलत किया, आंसर जाएगा आपका फॉल्स। d ऑर्बिटल फील्ड बाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, बच्चे को लगता है d देखा तो आंसर उनका चला जाता है 10, यानी कि इसको वो फॉल्स बोल देते हैं, जबकि ये भी किया तो गलत किया, आंसर जाएगा ट्रू। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा जा रहा है। और f सब शेल फील्ड बाई 10 इलेक्ट्रॉन्स, बच्चे को लगता है अरे सर f में तो 14 भरा जाते हैं, यहाँ तो 10 की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो इसको देखते हुए तुरंत आंसर 10 तो d में भरा जाता है, इसलिए उनका आंसर क्या हो जाता है फॉल्स। और ये भी किया तो गलत किया, आंसर जाएगा ट्रू। तो अब मैं बढ़ने जा रहा हूँ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन के बाद शेल, सब शेल और ऑर्बिटल कंसेप्ट। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं अभी जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको हम दूसरे तरीके से सीखेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन के बाद हम उन पे बातें करने जा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं शेल, सब शेल, ऑर्बिटल कंसेप्ट।
हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए शेल यानी कि कोश, सब शेल यानी कि उपकोश, और ऑर्बिटल यानी कि कक्षक। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल कंसेप्ट की तरफ हम बात करने जा रहे हैं। बच्चे को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं शेल को बोलता हूँ बिल्डिंग। क्या बोलता हूँ बच्चों? बिल्डिंग। सब शेल को बोला जाता है फ्लोर, और फ्लोर के बाद आता है रूम, यानी कि यही ऑर्डर रहता है, बिल्डिंग सबसे बड़ा, फिर फ्लोर, फिर रूम। वैसे ही शेल सबसे बड़ा होगा, फिर सब शेल होगा, और लास्ट में हम कहाँ पे एंटर करेंगे? रूम पे एंटर करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, जैसे अलग अलग बिल्डिंग्स होते हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। कोई एक्स बिल्डिंग है, कोई वाई बिल्डिंग है, कोई जेड बिल्डिंग है, कोई मैत्री कुंज है, कुछ अलग अलग सारे बिल्डिंग्स के अलग अलग नाम है। और जैसे बिल्डिंग के अलग अलग नाम है तो वैसे ही हम उन बिल्डिंग्स को क्या करते हैं बेटा? नंबरिंग करते हैं। शॉप नंबर 322, बिल्डिंग नंबर 138, ऐसे हमने उनको नंबरिंग की हुई है। तो बिल्कुल एटम के अंदर भी शेल्स की वही नंबरिंग की हुई है। तो अभी फ़िलहाल मैं बिल्डिंग की बात करूँगा, तो बिल्डिंग लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले बिल्डिंग नेम की मैं बात करूँगा। बिल्डिंग नेम हमारे हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हर बिल्डिंग के नाम होते हैं, KLMNOPQRST, ये ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। बिल्डिंग नेम के बाद मैं बात करूंगा बिल्डिंग नंबर की, और बिल्डिंग नंबर के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, और ओ के लिए 5, पी के लिए 6, क्यू के लिए 7, 8, 9, 10, ऐसे अपन कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। तो हर बिल्डिंग में बच्चे फ्लोर बने हुए रहते हैं। हर बिल्डिंग में क्या बने हुए होते हैं? फ्लोर्स होते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टॉप फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। तो पहले वाला जो बिल्डिंग है इसके पास एक ही फ्लोर है जिसका नाम है एस। दूसरे वाले बिल्डिंग में 2 फ्लोर है, एस और पी। तीसरे वाले बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, एस पी डी। चौथे वाले फ्लोर में 4 फ्लोर है, एस पी डी एफ। पांचवें बिल्डिंग में 5 फ्लोर हो सकते हैं, एस पी डी एफ और जी, लेकिन हमारे प्लेनेट अर्थ में इतने एलिमेंट्स नहीं है इसलिए जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 6th हो सकते हैं एस पी डी एफ जी एच, फिर वही बात, प्लेनेट अर्थ में जी और एच पॉसिबल नहीं है। 7 में एस पी डी एफ जी एच आई, फिर वही बात, जी एच आई एग्जिस्ट नहीं करते, और आगे भी ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो हर फ्लोर में क्या हो रहा है, हर बिल्डिंग में फ्लोर्स है। पहले बिल्डिंग में बेचारे के पास सिर्फ एक ही फ्लोर, सेकंड में 2 फ्लोर, थर्ड में 3 फ्लोर, चौथे में 4 फ्लोर, पांचवें में 5 फ्लोर, और छठवें में 6 फ्लोर, है ना, सात में 7 फ्लोर, लेकिन फिर नीचे 4 ही एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, ठीक। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हर फ्लोर की नंबरिंग की हुई है, ठीक है। पहले बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर को 1S कहते हैं, दूसरी बिल्डिंग के दोनों फ्लोर के सामने 2 लगा देते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड बिल्डिंग का S फ्लोर और सेकंड बिल्डिंग का ये P फ्लोर है, ठीक। थर्ड बिल्डिंग के फ्लोर में 3, 3, 3, फोर्थ बिल्डिंग में 4S, 4P, 4D और 4F, फिफ्थ बिल्डिंग में 5S, 5P, 5D, 5F और 5G, सिक्स बिल्डिंग में 6S, 6P, 6D, 6F, 6G, 6H, और ये 7, 7, 7, 7, 7 और ये 7। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको मालूम है S जो है फर्स्ट शेल से एग्जिस्ट करता है, यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है, ठीक। P जो है सेकंड शेल से एग्जिस्ट करता है, देखो 2S, 2P, 1P हो सकता है क्या? 1P पॉसिबल नहीं है। वैसे ही 3D, D जो है थर्ड शेल से एग्जिस्ट करता है, 1D पॉसिबल नहीं है, 2D पॉसिबल नहीं है। F की बात करें तो ये 4 से एग्जिस्ट करता है, 1S, 1F नहीं होता, 2F नहीं होता, 3F नहीं होता, डायरेक्ट 5F। वैसे अगर G की बात करूंगा, ठीक है, तो G फिफ्थ शेल से स्टार्ट हो जाता है, तो 5G पॉसिबल है, 4G नॉट पॉसिबल, 3G नहीं होता, 2G नहीं होता, 1G नहीं होता। केमिस्ट्री में नो 1G, नो 2G, नो 3G, नो 4G, नो AgOG, डायरेक्ट 5G, ठीक है। और केमिस्ट्री में नो 2D, डायरेक्ट 3D। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपके पास एग्जिस्ट ये ऐसे करेंगे, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा फ्लोर के कंसेप्ट को और अच्छा कर दूं। ये तो हमारे क्या हो गए बेटा, फ्लोर्स हो गए। अब मैं फ्लोर को और अच्छे से कर दूं, तो फ्लोर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 1, S, P, D और F, 4 टाइप के होते हैं हमारे पास फ्लोर। कितने टाइप के बच्चों? 4 टाइप के होते हैं। S में अगर मैं नंबर ऑफ रूम्स की बात करूं, है ना, S में ये S हो गया, ठीक, और ये P में हो गए, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और आपको मालूम है +2 से ये बढ़ता जाता है P। तो D में कितने हो जाएंगे? D में हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे, +2 करोगे तो F में कितने हो जाएंगे? F में हो जाएंगे 7। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
1 2 3 4 5 6 7। फिर जी में आने के लिए +2 कर दोगे तो उसमें 9, फिर +2 कर दोगे तो 11, फिर +2 कर दोगे तो फिर 13। ऐसे कंटिन्यूशन में नंबर ऑफ रूम्स बढ़ते जाते हैं फ्लोर के अंदर। फ्लोर के अंदर रूम कैसे बढ़ रहे हैं? +2 मैनर में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूम्स की बात करूं अगर मैं, तो एस में कितना है? 1 है, पी में कितना है? 3 है, डी में कितना है बच्चों? 5 है, और एफ में कितना है बच्चों? 7 है, ठीक। अब एक रूम में 2 ही बेड लगे हुए हैं, 2 ही लोगों के रहने की जगह है। एक रूम में 2 ही लोगों की रहने की जगह है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे? एस में कितने हो जाएंगे बच्चों? 2, साफ साफ दिख रहा है। पी में कितने हो जाएंगे? 6, साफ साफ दिख रहा है। डी में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, और एफ में कितने हो जाएंगे? 14 पर्सन्स हमारे हो जाएंगे, ठीक। अब मैं थोड़ा सा बच्चों से क्या करूँगा? चीटिंग कर दूंगा। जहाँ जहाँ रूम लिखा है वहाँ वहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑर्बिटल, जहाँ पर्सन लिखा है वहाँ मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे फ्लोर लिखा हुआ है वहाँ मैं लिख दूंगा सब शेल, सब शेल। ये इसके टाइप है, ठीक है। और जहाँ जहाँ बिल्डिंग लिखा हुआ है वहाँ पे मैं बोल दूंगा शेल, बिल्डिंग नंबर को मैं शेल नंबर बोल दूंगा। अब देखना बच्चों क्या हो गया, अब इसका मतलब क्या हुआ देखना, साफ साफ दिख रहा है आपको। ये देखो फर्स्ट शेल में कितने सब शेल? एक सब शेल 1s। सेकंड शेल एल सब शेल में कितने? एल शेल में कितने सब शेल है? 2, 2s और 2p। थर्ड शेल एम वाला जो शेल है इसमें कितने सब शेल हो गए? 3s, 3p और 3d। फोर्थ शेल में कितने हो गए? 4s, 4p, 4d और 4f। फिफ्थ शेल में कितने हो गए? 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। 5g एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। अब बात करते हैं बेटा ये जो सब शेल है इनके टाइप्स की। तो सब शेल होते हैं बच्चों 4 टाइप के, s, p, d और f। उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करूं तो 1, 3, 5 और 7। अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, किसकी बात करूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो देखो s सब शेल में 2, p सब शेल में 6, d सब शेल में 10 और f सब शेल में 14, ठीक। अब थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो शेल, सब शेल और ऑर्बिटल कंसेप्ट की तरफ हम बात कर रहे थे। देखिए, तो मैं सबसे पहले फ्लोर और रूम पे ही रखो। अभी देखो एस फ्लोर में कितने पर्सन रह रहे? 2। पी फ्लोर में कितने पर्सन रह रहे? 6। डी फ्लोर में कितने पर्सन रह रहे हैं? 10। और एफ फ्लोर में कितने पर्सन रह रहे हैं? 14। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, एस रूम में कितने पर्सन? 2। मैंने क्या बोला? एक रूम में 2 लोग के रहने की जगह है, तो एक रूम में 2 ही लोग रह सकते हैं। एस रूम में कितने पर्सन? 2। पी रूम में कितने पर्सन? बेटा अब भी 2 होंगे, 6 नहीं होगा। क्यों? मैं रूम की बात कर रहा हूँ, एक रूम में 2 ही लोग के रहने की जगह है, तो पी में भी कितने लोग रहेंगे? 2 ही लोग रहेंगे, ठीक है। डी रूम में कितने पर्सन? 2। एफ रूम में कितने पर्सन? 2। यानी कि रूम की बात करूँ चाहे वो एस का हो, पी का हो, डी का हो, एफ का हो, सब में 2 ही पर्सन रहेंगे। लेकिन अगर पूरे फ्लोर में बात करूं, पूरे फ्लोर में कितने लोग रह रहे हैं, तो एस फ्लोर में 2, पी फ्लोर में 6, डी फ्लोर में 10 और एफ फ्लोर में 14 पर्सन्स रहेंगे। अब थोड़ा सा बात को समझते हैं। अब फ्लोर और रूम ये तो समझने के लिए बात कर रहे थे, अब फ्लोर रूम को हटाते हैं, शेल सबशेल ऑर्बिटल में आते हैं, ठीक है। चलो एस सबशेल में कितने पर्सन? 2। पी सबशेल में कितने पर्सन? 6। डी सबशेल में कितने पर्सन? 10 और एफ सबशेल में कितने पर्सन? 14। चलो अब बात करते हैं एस ऑर्बिटल में कितने पर्सन? 2। पी ऑर्बिटल में कितने पर्सन? 2। डी ऑर्बिटल में कितने पर्सन? 2 और एफ ऑर्बिटल में कितने पर्सन रहेंगे? तो भी 2 ही रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये शेल था। अब पूरे के पूरे शेल में नंबर ऑफ पर्सन्स की बात करूं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है बच्चों? 2n²। तो n की वैल्यू पहले शेल के लिए 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2। सेकेंड शेल के लिए 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। थर्ड शेल के लिए 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। तो बच्चों मेरे को मैजिक नंबर का आइडिया कहाँ से मिला? तो वो यहाँ से निकल के आया है। मैजिक नंबर 2, 8, 18 और 32 ही आपको दिखा होगा। नेक्स्ट मैजिक नंबर अगर एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में बढ़ जाते हैं तो वो क्या होगा? तो वो देखते हैं 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, ठीक है। नेक्स्ट मैजिक नंबर हो जाएगा 50 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, वैसे ही आप करेंगे 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81, 81 इंटू 2 162, ठीक। अब जब आपने ट्रू फॉल्स वाला एक क्वेश्चन किया था, उसमें पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है एस शेल, शेल यानी कि बिल्डिंग, एस शेल की बात कर रहे हैं, फील्ड बाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। बात गलत हो गई
है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, 162 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। क्लियर हो रहा है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ था p ऑर्बिटल फील्ड बाई 6 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल यानी कि रूम की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल में कितने भरे जाते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बच्चों, ध्यान रख लेना। 6 के लालच में आंसर ट्रू मत कर देना, वो होगा फॉल्स। फिर अगला था d ऑर्बिटल फील्ड बाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है, ऑर्बिटल अब आप समझ गए हैं, ऑर्बिटल देगा तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगला लिया हुआ है f सबशेल फील्ड बाई 14 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम f सबशेल फील्ड बाई 10 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं लिखा हुआ है। अब जहाँ 14 लोग रह सकते हैं, 14 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ पे 10 लोग तो रह ही सकते हैं, ठीक है। तो भाई जहाँ पे मैं 14 इलेक्ट्रॉन्स भर रहा हूँ वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स रखने में मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे f सबशेल फील्ड बाई 10 इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रू होगा ये। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स बोलता तो वो क्या हो जाता बच्चों, फॉल्स हो जाता, ठीक है। तो शेल सबशेल ऑर्बिटल कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। इसी के साथ ही विदा लेते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बेसिक केमिस्ट्री का ध्यान रखना, ये मेरा पार्ट 1 पोर्शन ही फिनिश हुआ है। अब बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में मैं आपको बताता हूँ रिएक्शंस के जुगाड़, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के मैक्सिमम रिएक्शंस कैसे हम डील कर लेते हैं, ये चीज़ें भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।